Hi there guys, welcome to all of you on Tek Takatak, Tik Takatak, Tek Takatak। आज के वीडियो में हम समझेंगे बिजली कैसे बनती है और हम लोगों तक कैसे पहुंचती है। हमें अगर पोल की बिजली लग जाए तो हमें कैसे बचना चाहिए, क्या होता है टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल। ट्रांसफार्मर जहाँ पे रखा होता है उसके अगल बगल में पत्थर की गिट्टी वगैरह को क्यों बिछा दिया जाता है, और जहाँ पे बस लगाए जाते हैं बस भर के पास वहाँ पे पत्थर की गिट्टी वगैरह को क्यों बिछा दिया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात आती है कि बिजली कैसे बनाई जाती है। दैट अगर हम दो चुंबकीय पदार्थों के बीच किसी कॉपर की कॉइल को जोर से घुमाएंगे तो कॉपर की कॉइल को जोर से घुमाने से चुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय फ्लक्स कटने लगते हैं, और चुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय फ्लक्स कटने से उस कॉपर की कॉइल में अपने आप पैदा हो जाती है हमारी बिजली। एक्चुअली यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बिजली बनाने के तरीकों के बारे में तो वैसे तो बिजली बहुत सारे तरीकों से बनाई जाती है, जैसे हाइड्रोलिक पावर प्लांट द्वारा बिजली बनाई जाती है। एक्चुअली यहाँ पे नदी के पानी के बहाव के आगे बहुत बड़ा बांध बनाया जाता है और उस बांध से नदी के पानी को तेज गति से नीचे गिराया जाता है, और जहाँ पर नदी का पानी नीचे गिरता है वहाँ पर टरबाइन को रखा जाता है और नदी के पानी से टरबाइन को तेज घुमाकर जनरेटर मशीन द्वारा बिजली बनाई जाती है। वही अगर हम बात करेंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में तो एक्चुअली थर्मल पावर प्लांट में कोयले को जलाकर पानी द्वारा भाप बनाकर भाप द्वारा टरबाइन को घुमाकर जनरेटर मशीन द्वारा बिजली बनाई जाती है। और अगर हम बात करेंगे डीजल पावर प्लांट के बारे में तो एक्चुअली डीजल पावर प्लांट में डीजल द्वारा टरबाइन को घुमाकर जनरेटर मशीन द्वारा बिजली बनाई जाती है। एंड एक्चुअली इस प्रकार के पावर प्लांट का यूज कम मात्रा की ऊर्जा निर्माण के लिए किया जाता है। एंड एक्चुअली जो डीजल इंजन सेट होते हैं वो सिंगल फेज या फिर 3 फेज दोनों तरह की सप्लाई उत्पन्न कर सकते हैं। वही अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में तो एक्चुअली न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर यानी कि परमाणु के विखंडन से यानी कि परमाणु के फिजन से ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और ऊर्जा से टरबाइन को घुमाकर जनरेटर मशीन द्वारा बिजली बनाई जाती है। एक्चुअली इसमें यूरेनियम के परमाणुओं को विखंडित करने के लिए एटॉमिक रिएक्टर का यूज किया जाता है। एंड एक्चुअली 1 किलोग्राम यूरेनियम की हीट लगभग 2700 किलोग्राम कोयले की हीट के बराबर होती है। वही अगर हम बात करेंगे नेचुरल गैस पावर प्लांट के बारे में तो एक्चुअली इसमें नेचुरल गैस को जमीन से निकालकर गैस द्वारा पानी को उबाला जाता है और पानी द्वारा भाप बनाकर भाप द्वारा टरबाइन को घुमाकर जनरेटर मशीन द्वारा बिजली बनाई जाती है। उसी तरह से बायोमास पावर प्लांट में बायोगैस द्वारा पानी को उबाला जाता है और पानी द्वारा भाप बनाकर भाप द्वारा टरबाइन को घुमाकर जनरेटर मशीन द्वारा बिजली बनाई जाती है। एक्चुअली ये जो बायोगैस होता है ये पेड़ पौधों के पत्तियां और जानवरों के अवशिष्ट द्वारा बनता है। वही अगर हम बात करेंगे सोलर पावर प्लांट के बारे में तो एक्चुअली सोलर पावर प्लांट में सूर्य की किरणों को बिजली में कन्वर्ट करने के लिए फोटोवोल्टिक सेलों का यूज किया जाता है। एंड एक्चुअली इससे बैटरी जुड़ी होती है जिसमें बिजली को स्टोर किया जाता है। एंड एक्चुअली सोलर फोटोवोल्टिक सेलों से पैदा होने वाली बिजली डायरेक्ट करंट के रूप में होती है। उसी तरह से पवन चक्कियों द्वारा भी बिजली बनाई जाती है। इसके लिए पवन चक्कियों को पहाड़ी एरिया में टावर्स के ऊपर लगाया जाता है और चक्कियों को हवा द्वारा घुमाकर बिजली बनाई जाती है। सो नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं जियोथर्मल पावर प्लांट के बारे में। एक्चुअली इसमें धरती के नीचे जहाँ से लावा यानी कि ज्वालामुखी निकलता है वहाँ पे गड्ढे खोलकर गर्म पानी निकाला जाता है और ज्वालामुखी की ऊर्जा से पानी द्वारा भाप बनाकर जनरेटर मशीन द्वारा बिजली बनाई जाती है। एक्चुअली यहाँ पर ज्वालामुखी की ऊर्जा का तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दैट इसी तापमान का यूज करके पानी द्वारा भाप बनाकर भाप द्वारा टरबाइन को घुमाया जाता है और जनरेटर मशीन द्वारा बिजली बनाई जाती है। नाउ यहाँ पर हम देखते हैं कि बिजली हमारे घरों तक कैसे पहुँचती है। एक्चुअली बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने के लिए स्पीड की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारे गाड़ी में अगर स्पीड नहीं होगी हमारी गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाएगी।
हम अगर हमारे बाइक के एक्सीलेटर को घुमाएंगे नहीं तो हमारी बाइक को स्पीड कैसे मिलेगा, हमारी बाइक एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुंचेगी। सो दैट इसके लिए सबसे पहले हमें हमारे गाड़ी के एक्सीलेटर को घुमाना पड़ेगा, तभी हमारी गाड़ी को स्पीड मिलेगा और हमारी गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी। ठीक उसी तरह से बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए स्पीड की ज़रूरत होती है। करंट के इसी स्पीड को हम लोग वोल्टेज कहते हैं और उसी को हम लोग पोटेंशियल भी कहते हैं और टेक्निकल भाषा में उसे टेंशन कहा जाता है। सो दैट वोल्टेज अगर ज़्यादा हो तो उसे हाई टेंशन कहा जाता है और इस तरह के टावर से हम लोग हाई टेंशन करंट को लेके जाते हैं। मतलब ऐसा करंट जिसका स्पीड बहुत ज़्यादा है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा है। मतलब वोल्टेज, पोटेंशियल या फिर टेंशन करंट के स्पीड को दिखाता है। एक्चुअली जब 66 केबी यानी कि 66 केबी से ज़्यादा का करंट होता है तो उसे हमको टावर्स से लेके जाने की ज़रूरत पड़ती है। टावर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक्चुअली टावर्स के सबसे निचले भाग को बॉडी कहा जाता है। ये जो टावर का सबसे निचला रेड कलर का पहिरों का जो भाग दिखाई देता है उसे टावर की बॉडी कहा जाता है और टावर की कमर से लेकर टावर की गर्दन तक का जो रेड कलर का भाग दिखाई देता है उसे केज यानी कि पिंजरा कहा जाता है और टावर का जो सिर का भाग होता है उसे पिक कहा जाता है और साइड में जहां पर लटका हुआ हाथों का जो भाग होता है उसे आर्म कहा जाता है और इसे आर्म पर इंसुलेटर लटका दिए जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सब इंसुलेटर्स लटके हुए हैं और इसी इंसुलेटर में तार को फंसा के लेके जाते हैं। एक्चुअली वायर को बॉडी या फिर केज में नहीं फंसाते वरना करंट इस पे चला आएगा। एक्चुअली ट्रांसमिशन टावर जो होते हैं उनको कभी कभी जमीन पे ही कस के उनको हेलीकॉप्टर द्वारा पुल कर लिया जाता है और जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहां पर ले जाके वर्कर्स द्वारा इन्हें फिट कर दिया जाता है। ये काम थोड़ा सा आसान होता है लेकिन इसका खर्चा ज़्यादा आता है। हालांकि इंडिया में जो टावर्स बनाए जाते हैं उनको एक बाय एक कर कसा दिया जाता है। एक्चुअली ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग मोटी आकार के ACSR वायर का यूज करते हैं एंड एक्चुअली ACSR का फुल फॉर्म एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स होता है एंड एक्चुअली रेनफोर्स का मतलब मजबूती देता है। एक्चुअली ये जो वायर होता है इसके बीच वाले भाग में स्टील लगा होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वायर के बीच में स्टील लगा होता है और ये स्टील इस वायर को मजबूती देता है और इसे टूटने से बचाता है क्योंकि स्टील की जो इलास्टिसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एंड एक्चुअली इसके बाहर एल्यूमिनियम के कंडक्टर्स लगा दिए जाते हैं और कई कंडक्टर्स को एक साथ मिलाकर मोटा किया जाता है। एक्चुअली ट्रांसमिशन करंट लेके जाने के लिए तांबे का तार अच्छा होता है बट वो महंगा पड़ता है। एक्चुअली तांबे के तार का रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कम होता है एंड एक्चुअली तांबे का तार एक तरह का इंसुलेटर होता है जो करंट को बाहर नहीं निकलने देता बट वो महंगा पड़ता है। इसलिए हम लोग एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध को कम करने के लिए उसको मोटा कर दिया जाता है। तो इस तरह से एल्यूमिनियम और स्टील को मिलाकर ACSR वायर का निर्माण किया जाता है और इसे ACSR ट्रांसमिशन लाइन के नाम से जाना जाता है एंड एक्चुअली दो टावर्स के बीच की जो दूरी होती है उसे स्पैन कहा जाता है एंड एक्चुअली ये जो स्पैन होता है ये करंट का स्पीड और दूरी पे डिपेंड करता है। ये 300 मीटर भी हो सकता है या फिर इसमें डिफर भी कर सकता है एंड एक्चुअली ये जो दूरी होती है ये घुमाव वाला एरिया या फिर पहाड़ी एरिया पे डिपेंड करती है एंड एक्चुअली ये जो स्पैन होता है ये दूरी और वोल्टेज के अनुसार डिफर भी कर सकता है। सो नाउ यहाँ पर जो स्पैन होता है यानी कि दो टावर्स के बीच का जो तार होता है उसको एकदम खींचकर नहीं लेके जाते वरना करंट के काफी ज्यादा वोल्टेज से तार के टूटने का भी खतरा हो सकता है। इसलिए तार को थोड़ा सा झुका दिया जाता है।
सो दैट ये तार ऊपर से जितना झुका होता है उसे सैग कहा जाता है, और ये तार नीचे से जितना उठा होता है उसे ग्राउंड क्लियरेंस कहा जाता है। सो इस पे एक क्वेश्चन आता है, सैग कहाँ पे देखने को मिलता है? सो सैग हमें ट्रांसमिशन लाइन में देखने को मिलता है। एक्चुअली ऊपर से झुकाव को सैग कहा जाता है। एक्चुअली किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर से जिस वायर को लेके जाते हैं उस वायर को अर्थिंग वायर कहा जाता है। एक्चुअली ये अर्थिंग वायर क्या करता है, एक्स्ट्रा करंट को जमीन में डाल देता है। एक्चुअली इस टावर से जो केबल आ रहा है जिसे हम कंडक्टर कहते हैं, ये कंडक्टर कभी गलती से अगर इस टावर से टच हो गया और किसी आदमी ने अगर इस टावर को गलती से छू लिया तो आदमी वही मर जाएगा। इतना हाई वोल्टेज का करंट होता है। इसीलिए सबसे ऊपर से अर्थिंग वायर को ले जाया जाता है। अर्थिंग वायर उस एक्स्ट्रा करंट को जमीन में डाल देता है। एंड एक्चुअली अर्थ वायर में इंसुलेटर नहीं लगाया जाता। एक्चुअली किसी भी फेज करंट में इंसुलेटर लगाया जाता है, बट अर्थिंग वायर में जानबूझकर इंसुलेटर नहीं लगाया जाता। जानबूझकर अर्थिंग वायर को टावर से टच करके ले जाया जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा करंट जितना भी आए उस एक्स्ट्रा करंट को अर्थिंग वायर जमीन में लेके जाए। एक्चुअली अर्थिंग वायर लगाने से हम टच पोटेंशियल से बच जाते हैं। एक्चुअली किसी चीज में अगर करंट है, अगर हमने गलती से उस चीज को टच किया एंड टच करने से हमें जो झटका मिलता है उसे टच पोटेंशियल कहा जाता है। सो नाउ यहाँ पर हम देखते हैं कि यह टच पोटेंशियल कैसे आता है। मान लीजिए इस खंबे का कोई तार टूट के इसी खंबे से टच हो गया। ऐसे में अगर आपने उस खंबे को गलती से टच किया तो आपको करंट से वही मार देगा, आप करंट से वही मर जाएंगे। तो इसलिए इस करंट को कहीं ना कहीं लेके जाने की जरूरत होती है। तो इसलिए इस करंट को लेके जाने के लिए इसमें अर्थिंग वायर को जोड़ दिया जाता है। सो अर्थिंग वायर एक्स्ट्रा करंट को जमीन में लेके जाती है एंड इसलिए आपको टच पोटेंशियल का खतरा नहीं होता, लेकिन इससे स्टेप पोटेंशियल का खतरा कम नहीं होता। एंड एक्चुअली स्टेप पोटेंशियल का मतलब पैर रखने से करंट मारना होता है। स्टेप पोटेंशियल क्या होता है? मान लीजिए कि एक पोल है और इसका एक तार टूट के जमीन पे यहाँ पे गिर गया, तो ये तार जहाँ पे गिर गया है वहाँ इस तार के आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, कहीं से अगर काफी तेज गति से करंट गया हो, उस करंट के आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, जिसे वर्चुअल कंडक्टर भी कहा जाता है, जो हमें दूर से ही खींच सकता है। सो दैट इस तार के आजू बाजू में एक तरह का वोल्टेज बन जाएगा, एक तरह का वोल्टेज का सोर्स बन जाएगा, वोल्टेज पोटेंशियल बन जाएगा। अब आप इस तार के जितना करीब रहेंगे उतना करंट मारेगा। मान लीजिए कि आप इसके करीब 80 में है और मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर में 100 है और इसके बाहर 60 है, और दूर जाएंगे तो ये 40, 20 और 10 इस तरह से कम होता जाएगा। सो नाउ यहाँ पर अगर आप इसमें पैर रखेंगे तो ये करंट मारेगा, तो उसे कहते हैं स्टेप पोटेंशियल, और ये बहुत खतरनाक होता है। बट यहाँ पर आप ध्यान से देखिए स्टेप पोटेंशियल किस तरह से मारता है। यहाँ पर मान लीजिए कि आपका जो एक पैर है ये 60 में है और आपका दूसरा जो पैर है वो 40 में है, तो यहाँ पर कितने वोल्टेज का डिफरेंस आया? 20 के वोल्टेज का डिफरेंस आया। आपको 20 केवी के वोल्टेज से मारेगा। तो इससे बचने के लिए जब आप अपने दोनों पैरों को एक साथ रखकर कूदते हुए दौड़ेंगे तो यह आपको करंट नहीं मारेगा, क्योंकि वोल्टेज का डिफरेंस नहीं होगा। एक्चुअली वोल्टेज में जब तक डिफरेंस नहीं आएगा तब तक करंट नहीं मारता। एंड एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया होता है वो लगभग 10 से 15 मीटर तक होता है। इसलिए आपको इस तरह के कंडीशन से बचने के लिए 10 से 15 मीटर तक कूदते हुए दौड़ना पड़ेगा, तभी आप इस तरह के कंडीशन से बच सकते हो। सो नाउ यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हम टच पोटेंशियल से बचने के लिए अर्थिंग जोड़ देते हैं, लेकिन स्टेप पोटेंशियल से बचने के लिए हमें दोनों पैर एक साथ रखकर कूद कूद के भागना पड़ता है।
ताकि आपके पैर जब भी पड़े तो सेम पोटेंशियल वाले एरिया में पड़े। फैला के भागेंगे तो मार देगा करंट, वहीं मर जाएंगे। देखिए, ये जो अर्थ वायर होता है, इस वायर को एक अलग तरह के वायर से बनाया जाता है जिसे ऑप्टिकल ग्राउंड वायर कहा जाता है और इसे शॉर्टकट में ओपीजी कहा जाता है। ओपी से ऑप्टिकल और जी से ग्राउंड होता है, यानी कि ऑप्टिकल ग्राउंड वायर कहा जाता है। एक्चुअली ये जो ऑप्टिकल ग्राउंड वायर होता है, इसके बाहर का जो कवर होता है यह आपके ACSR का ही होता है, यानी कि एल्यूमिनियम का ही बना होता है। और इसके अंदर का जो वायर होता है वो इंटरनेट ले जाने वाले ऑप्टिकल फाइबर का बना होता है, जिसमें से पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द्वारा इंटरनेट को ले जाया जाता है। तो आपके शहर में जो इंटरनेट आता है वो इसी के जरिए आता है, जिसे बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद लेती है, या फिर उनका अलग से केबल भी हो सकता है, बट इसमें सस्ता पड़ता है। एक्चुअली यहाँ पर केवल अर्थिंग की ही जरूरत थी। एक तीर से दो निशाने हो गए और इसी के माध्यम से बिजली विभाग भी एक सबस्टेशन से दूसरे सबस्टेशन में बातचीत कर सकते हैं। एक्चुअली जब हम किसी अर्थिंग के पावर लाइन के द्वारा से, यानी कि ऊपर वाले वायर से कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसे पावर लाइन कैरिंग कम्युनिकेशन कहा जाता है, यानी कि PLCC कहा जाता है। यानी कि ये जो आपका ऊपर वाला वायर है, इससे आपका PLCC का भी काम हो सकता है। एक सबस्टेशन से दूसरे सबस्टेशन तक आप जो भी मैसेजेस वगैरह भेजना चाहते हो या फिर सिग्नल्स वगैरह भेजना चाहते हो, भेज सकते हो। सो नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं फेज करंट के बारे में। एक्चुअली फेज जो मेन करंट होता है उसको ऊपर से नहीं ले जाया जाता। एक्चुअली फेज जो मेन करंट होता है वो ऊपर से नहीं जाता है, वो टावर के आर्म से जाता है और उनमें टच नहीं रहता, और टच हो भी गया तो अर्थिंग वायर उसे ग्राउंड कर देता है, लेकिन टच नहीं कराया जाता। और आर्म पे इंसुलेटर्स लटका दिए जाते हैं और इंसुलेटर्स द्वारा फेज के करंट को लेके जाते हैं, ताकि बॉडी से टच करे बिना ही करंट को दूरी तक ले जा सके। एक्चुअली ये जो इंसुलेटर होता है ये इस करंट को आने ही नहीं देता है। एक्चुअली ये जो इंसुलेटर होता है इसके दोनों तरफ कंडक्टर्स लगे होते हैं एंड इसके बीच का जो भाग होता है, यानी कि जो डिस्क लगी होती है, वो चीनी मिट्टी के बनी होती है। एंड एक्चुअली इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 0 होते हैं, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता। एंड एक्चुअली इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है। एक्चुअली इंसुलेटर जो होता है वो कंडक्टर के बिल्कुल उल्टा होता है। एंड एक्चुअली इंसुलेटर जो होता है वो अपने अंदर से करंट और हीट को भी फ्लो नहीं होने देता। एक्चुअली जो करंट होता है वो सरकमफेरेंशियल यानी कि ऊपर से जाता है, करंट जो होता है वो अंदर से नहीं जाता है। सो करंट इंसुलेटर में नहीं आ सकता, ऐसे आर्म के साइड से इंसुलेटर द्वारा चला जाएगा। एक्चुअली जब काफी ज्यादा वोल्टेज को घुमाव के टाइम पे क्रॉसिंग वाले एरिया से लेके जाना होता है तो इस तरह के स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर द्वारा लेके जाते हैं। एंड एक्चुअली 33 kV वोल्टेज के ऊपर के वोल्टेज को जब एक सीधी दिशा में लेके जाना होता है तो इस तरह के सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को 90 डिग्रीज में लटका के लेके जाते हैं। बट किसी भी इंसुलेटर के पास आपको इस तरह का कुछ रिंग टाइप का देखने को मिलेगा, सो दैट इस रिंग को एंटी कोरोना रिंग कहा जाता है। एक्चुअली जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है और जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज के कारण कंडक्टर्स में से चिंगारी वगैरह उड़ने लगती है, जिससे कंडक्टर्स में जंग वगैरह लग सकता है और आपका जो वायर है वो अधिक गर्मी के कारण गल के टूट भी सकता है। इसलिए ये साइड साइड में रिंग लगा दिए जाते हैं। एक्चुअली इस तरह के रिंग लगा देने से क्या होता है, आपका जो एक्स्ट्रा करंट होता है, जो कोरोना होता है, यानी कि एक्स्ट्रा करंट सर्ज टाइप में आने से क्या होता है, एक्चुअली एक्स्ट्रा करंट इस रिंग पे आने से कोरोना की जो हीट होती है वो चारों तरफ फैल जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एक्चुअली लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाने से एक ही जगह पर हीट नहीं मिलती और इसलिए आपका जो वायर है वो बच जाता है। एंड एक्चुअली इसी एक्स्ट्रा हीट को हम लोग कोरोना इफेक्ट कहते हैं। इसे इसलिए राउंड शेप दिया जाता है। एंड एक्चुअली कोरोना का एक फायदा भी होता है। एक्चुअली कोरोना उत्पन्न होने से वर्चुअल कंडक्टर यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जनरेट नहीं होता,
वर्चुअल कंडक्टर यानी कि तार नहीं है फिर भी करंट आ गया, हवा में करंट आ जाता है। आप देखेंगे रेलवे का जहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन गया होता है, उस ट्रांसमिशन लाइन के नीचे से अगर आप बारिश के समय छाता लेकर जाएंगे और अगर आपका छाता भीगा होगा, तब अगर आप आपके छाते के लोहे को पकड़ेंगे तब आपको हल्का हल्का करंट मारेगा, झंझनाहट महसूस होगी। जबकि तार से आप टच नहीं है, बट वो एक तरह का एरिया बना लेता है। इसे कहते हैं वर्चुअल कंडक्टर। जैसे आप टीवी पर मूवीज वगैरह देखते हैं, वैसे ही हमारा वीडियो टच में न होते हुए भी आप लोग देख रहे हैं। उसी तरह से टच में न होते हुए भी वर्चुअल कंडक्टर द्वारा हमें इनडायरेक्ट शॉक लगता है। सो एक्चुअली जब कोरोना उत्पन्न होता है तो एक्स्ट्रा करंट को नीचे जाने ही नहीं देता, सो दैट एक्स्ट्रा करंट नीचे जाने से जो वर्चुअल कंडक्टर की कंडीशन निर्माण होती है, इस कंडीशन को कोरोना रोक देता है। सो दैट कोरोना से ये फायदा भी होता है, वरना वर्चुअल कंडक्शन के कारण तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है और छोटे मोटे चीजों को करंट मार भी सकता है। एक्चुअली कभी कभी जो कोरोना इफेक्ट होता है वो नजर ही नहीं आता है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअली इसमें जो एक्स्ट्रा लाइटिंग आ रही है, जो सर्ज उत्पन्न हो रहा है, ये कोरोना है। एक्चुअली जब बारिश होती है तो कोरोना ज़्यादा ही दिखाई देता है। एंड एक्चुअली कोरोना हमको नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता, इसको देखने के लिए एक अलग टाइप का कैमरा लगाना होता है जो लो कोरोना को भी दिखा सकता है। सो अगर आप कैमरा से देखेंगे तो आपको इस तरह का कोरोना दिखाई देगा। एक्चुअली जो कोरोना इफेक्ट होता है, ये कोरोना इफेक्ट आपको 33 केवी वोल्टेज के ऊपर की जो ट्रांसमिशन लाइंस होती है, इन्हीं ट्रांसमिशन लाइंस में आपको इस तरह का कोरोना इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो नाउ यहाँ पर हम जंपर वायर के बारे में जानते हैं। एक्चुअली जितने भी ट्रांसमिशन लाइन में जो तार गए रहते हैं, जो कंडक्टर्स गए रहते हैं, वो आपस में नाड़े की तरह जुड़े नहीं रहते। वरना सोचिए 20 किलोमीटर लंबा, 50 किलोमीटर लंबा, 100 किलोमीटर लंबा या फिर 200 किलोमीटर लंबा तार अगर हम जोड़ देंगे तो वो कितना भारी हो जाएगा, वो इंसुलेटर को ही गिरा देगा। इसलिए उसमें जंपर वायर का प्रयोग करते हैं। ये जंपर वायर क्या होता है? एक्चुअली पावर जनरेटिंग स्टेशन से जो तार आया रहता है, जो कंडक्टर आया रहता है, इस इंसुलेटर से जुड़ के वो कंडक्टर इस इंसुलेटर के पास आकर खत्म हो जाता है। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। डायरेक्ट कनेक्शन करने के लिए एक एक्स्ट्रा तार को जोड़ दिया जाता है। इस एक्स्ट्रा वायर को जंपर वायर कहते हैं। आपने आपके गांव में भी इस तरह के एक पोल से दूसरे पोल पे जंपर वायर लगे देखे होंगे। एक्चुअली इससे दो फायदे होते हैं। एक जो लोड होता है वो कम हो जाता है। जैसे कि ये जो बीच वाला टावर है, इस बीच वाले टावर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक्चुअली इस बीच वाले टावर पे केवल दो टावर्स का लोड है, एक लेफ्ट साइड के टावर का और एक राइट साइड के टावर का। वो कैसे? एक्चुअली जो लेफ्ट साइड से तार आया है वो लेफ्ट साइड में यहीं तक ही खत्म हो जाएगा और वो इंसुलेटर से जुड़ा हुआ है, और वहां पे केवल लेफ्ट साइड से राइट साइड के टावर के कंडक्टर में करंट लाने के लिए बीच में ये जंपर वायर लगा हुआ है। यहाँ पर पूरे तार का लोड नहीं है। एक्चुअली ये जो बीच वाला टावर है, इस टावर के ऊपर केवल लेफ्ट साइड के तार का और राइट साइड के तार का लोड है। यानी कि किसी भी टावर पे केवल दो टावर्स का लोड होता है, इसलिए इसका इंसुलेटर सुरक्षित होता है। इसीलिए इंसुलेटर पे ज्यादा लोड नहीं पड़ता। वरना अगर पूरा का पूरा जोड़ देंगे यहाँ से वहां तक तो ज्यादा लोड के कारण टूट भी सकता है। इसके अलावा और एक फायदा होता है। एक्चुअली ये जो जंपर वायर होता है ये स्विच का काम करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ राइट साइड में कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ गड़बड़ी आ गई। यहाँ पर अगर हमें राइट साइड के एरिया में कुछ काम करना है, कुछ ठीक करना है, तो पूरा का पूरा पावर लाइन काटने की क्या जरूरत है। यहाँ से लाइट कहीं जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। एक्चुअली हमको एक ही जगह पर काम करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ का जंपर वायर निकाल लेंगे।
तो कंडक्टर से जुड़ा हुआ जो इंसुलेटर होता है वो करंट को आगे जाने ही नहीं देगा। यहाँ पर अगर हम जंपर वायर को तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे इस तरह से, तो जो लेफ्ट साइड से राइट साइड तक जंपर वायर से करंट का कनेक्शन बना हुआ था वो जंपर वायर तोड़ देने से टूट जाएगा और हम यहाँ पे आराम से काम कर सकते हैं। इस तरह करंट केवल लेफ्ट साइड तक ही आएगा और राइट साइड में नहीं जाएगा और हम आराम से राइट साइड में काम कर सकते हैं बिना सबस्टेशन को बंद किए। एक्चुअली जब भी किसी कंडक्टर में से हाई वोल्टेज का करंट जाता है तो उसमें एक झंझनाहट, एक वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है। एकदम जबरदस्त वोल्टेज यानी कि 33,000 वोल्टेज का जब करंट फ्लो हो रहा होता है तो एक तरह का वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह के वाइब्रेशन को कम करने के लिए यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट को लगाया जाता है जिसे स्टॉक ब्रिज डंपर कहा जाता है। एक्चुअली ये जो स्टॉक ब्रिज डंपर है ये क्या करता है, एक्चुअली जब भी हाई वोल्टेज का करंट इस ACSR कंडक्टर से जाता है तो जो कंडक्टर होता है ये कंपन करता है। तो एक्चुअली स्टॉक ब्रिज डंपर लगाने से डंपर कंपन को अपने ऊपर लेता है और इसके दोनों साइड कंपन करने लगते हैं और कंपन को खत्म कर देते हैं ताकि पूरे कंडक्टर में करंट ना हो, वरना पूरा कंडक्टर तार भारी होने की वजह से हाई वोल्टेज के कारण टूट के गिर भी सकता है। एक्चुअली ट्रांसमिशन लाइन में करंट को लेके जाने के लिए काफी ज्यादा तार लगे रहते हैं। अब वो आपस में जुड़ ना जाए, एक साथ चिपके ना, इसलिए उनमें डिस्टेंस या फिर स्पेस बनाए रखने के लिए उनके ऊपर स्पेसर इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है, क्योंकि ये तार आपस में टकराने से पूरा कंडक्टर उड़ सकता है। इसलिए उन तारों में स्पेस बनाए रखने के लिए अलग अलग स्पेसर लगा दिए जाते हैं और ये हर जगह पे लगाए जाते हैं ताकि स्पेस बना रहे। एक्चुअली स्पेसर को चढ़ के भी फिट किया जा सकता है और हेलीकॉप्टर द्वारा भी फिट किया जा सकता है एंड एक्चुअली ये स्पेसर काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। एंड एक्चुअली गाँव में तारों में स्पेस बनाए रखने के लिए स्पेसर नहीं होते हैं, इसलिए तारों में स्पेस बनाए रखने के लिए लकड़ी का यूज करके तारों में स्पेस बनाते हैं। एंड एक्चुअली स्पेसर को जनरली लोग हेलीकॉप्टर से इंस्टॉल कर देते हैं। एक्चुअली इंडिया में हेलीकॉप्टर का यूज ज्यादातर नहीं होता है। एक्चुअली ये जो स्पेसर होते हैं ये किसी भी कंडक्टर को आपस में जुड़ने नहीं देते हैं, वरना तार आपस में जुड़ने की वजह से हाई वोल्टेज के कारण शॉर्ट सर्किट होने का भी डर होता है। एक्चुअली स्पेसर लगाना काफी रिस्की काम होता है, इसलिए सेफ्टी बेल्ट वगैरह अपने साथ रखते हैं और ACSR वायर में स्पेसर को फंसा के कस दिया जाता है ताकि हमेशा उनकी सेफ्टी बनी रहे। एंड एक्चुअली पहाड़ी एरिया में लोग पैराशूट से ग्लाइडिंग करते हैं या एयरपोर्ट के पास जहाज या फिर हेलीकॉप्टर नीचे आता है तो ट्रांसमिशन लाइन से टकराने का भी डर होता है। तो ट्रांसमिशन लाइन से न टकराए इसलिए उनके ऊपर एरियल मार्कर बॉल लगा दिए जाते हैं। एक्चुअली ये एरियल मार्कर जो होते हैं ये एयरपोर्ट वाले हिल्स वाले एरिया में लगा दिए जाते हैं एंड एक्चुअली इन्हें हेलीकॉप्टर द्वारा भी सेट किया जा सकता है या फिर और भी तरीके से सेट किया जा सकता है। एंड एक्चुअली ये ज्यादातर लाल या फिर ऑरेंज कलर के होते हैं, इससे ये दूर से ही दिखाई देते हैं ताकि दुर्घटना ना हो। एंड एक्चुअली इनको एयरपोर्ट वाले एरिया में 50 फीट की दूरी पर और हिल्स वाले एरिया में, पहाड़ी एरिया में 200 फीट की दूरी पर सेट किया जाता है। एंड एक्चुअली वो विजुअलिटी पे डिपेंड करता है, लोगों को समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन है, वरना पैराशूट या फिर एरोप्लेन वगैरह कभी भी ट्रांसमिशन लाइन से टकरा सकता है। एक्चुअली ट्रांसमिशन लाइन जब भीड़ भाड़ वाले एरिया से गुजरता है या फिर किसी हाईवे से गुजरता है, यानी कि जहाँ पे ज्यादा पब्लिक वाला एरिया होता है, वहाँ पे जो ट्रांसमिशन लाइंस होती है उनको एक अलग से जाली बना दिया जाता है जिसे गार्डिंग वायर कहते हैं। एक्चुअली ये जो गार्डिंग वायर होता है ये ट्रांसमिशन के तारों को गार्ड करता रहता है कि ऊपर से तार नीचे ना गिरे। एंड एक्चुअली
ये जो गार्डिंग वायर होता है ये भीड़ भाड़ वाले एरिया में ही लगाया जाता है। एंड एक्चुअली ये गार्डिंग वायर भीड़ का एरिया और नीचे की सड़क पे डिपेंड करता है। एक्चुअली हमारे जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी 11 केवी ही जनरेट की जाती है। एंड एक्चुअली 11 केवी वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्टली हमारे घरों में नहीं लाया जाता, क्योंकि जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वो बहुत ही दूर होते हैं, जैसे 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूर होते हैं। एंड हमारे घरों में जनरली 230 वोल्ट यूज करते हैं। एंड अगर 3 फेज होगा तो 415 वोल्ट यूज करते हैं। एंड एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। एंड एक्चुअली जहां पर भी ट्रांसफार्मर होते हैं उसको हम लोग सबस्टेशन बोलते हैं। एंड एक्चुअली सबस्टेशन में खाली ट्रांसफार्मर ही नहीं होते हैं और बहुत से इक्विपमेंट्स होते हैं। यहाँ पर समझिए, जैसे कि मान लीजिए अगर 33,000 वोल्ट के करंट को यहाँ पर सबस्टेशन में लाने के बाद डायरेक्टली अगर आपके घर में दे दिया तो आपके घर सहित आप भी उड़ जाएंगे। इस वजह से सबस्टेशन के अंदर काफी सारे इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस टावर द्वारा सबस्टेशन तक करंट को लाया गया है। सो नाउ यहाँ पर सर्ज अरेस्टर क्या होता है, लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, सर्किट ब्रेकर क्या होता है केसीपीसीटी, और सबस्टेशन द्वारा करंट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ पर हम सबस्टेशन का पूरा लेआउट समझते हैं। एक्चुअली इस टावर द्वारा सबस्टेशन तक जो तार आया है उस तार को यहाँ पर हम कहाँ पे जोड़ेंगे। एक्चुअली उस तार को जोड़ने के लिए हम लोग बस का प्रयोग करते हैं। एंड एक्चुअली यहाँ पे जो व्हाइट कलर की लाइटनिंग दिख रही है उसे बस कहा जाता है। इस बस का यूज क्या होता है, एक्चुअली इन तारों को इन बसेस पे जोड़ दिया जाता है। एक्चुअली इनको जोड़ देने से तार का एरिया बढ़ जाता है। सो नाउ यहाँ पर हम तार को कहीं पे भी फंसाएंगे तो करंट को फंसाने के लिए बहुत बड़ा एरिया मिल जाएगा, बट डायरेक्टली इन तारों को बसेस पे नहीं जोड़ा जाता। वरना अगर इन तारों में रेगुलर करंट से 2 गुना करंट आ गया या फिर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो आपका पूरा स्टेशन ही उड़ा देगा। तो इससे पहले यहाँ पर हम काफी सारे सेफ्टी फीचर्स को लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर को लगा देते हैं, और जिसे हम कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, और इन शॉर्ट उसे हम सीवीटी या फिर वीटी भी कहते हैं। एंड एक्चुअली ये वोल्टेज नापने का काम करता है। ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। तो यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि वोल्टेज तो हम वोल्ट मीटर से भी नाप सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर अगर हम वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वोल्ट मीटर भी उड़ जाएगा, इतना हाई वोल्टेज का करंट होता है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही हाई वोल्टेज का करंट नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज का करंट नापने के लिए सीवीटी या फिर वोल्टेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। एंड एक्चुअली जो सबस्टेशन 132 केवी के नीचे के होते हैं वहां पे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। एंड एक्चुअली जो सबस्टेशन 132 केवी के ऊपर के सबस्टेशन होते हैं वहां पे कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, सो दैट वोल्टेज अगर 4 गुना है तो सिर्फ नापने से काम नहीं चलेगा। सो दैट इस वोल्टेज को रोकने के लिए यहाँ पर हम सर्ज अरेस्टर को लगा देते हैं। एक्चुअली सर्ज क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लाइट का या फिर वोल्टेज का बढ़ जाना, उसे हम सर्ज कहते हैं। एक्चुअली वोल्टेज, लाइट या फिर सर्ज को अरेस्ट करने के लिए सर्ज अरेस्टर लगाया जाता है। एंड एक्चुअली जो सर्ज अरेस्टर होता है वो वोल्टेज ट्रांसफार्मर के जस्ट पीछे लगा होता है। एंड एक्चुअली दोनों की डिजाइनिंग सेम होती है। एंड एक्चुअली ये सर्ज अरेस्टर क्या करता है, जितने करंट की जरूरत होती है उतने करंट को ये अंदर आने देता है और एक्स्ट्रा करंट को ये जमीन में डाल देता है।
एक्चुअली जमीन का पोटेंशियल जीरो होता है, कितना भी वोल्टेज दीजिए वो ले लेगी। एक्चुअली सर्ज अरेस्टर प्रेशर कुकर की सीटी की तरह काम करता है। प्रेशर नॉर्मल है तो ठीक है, प्रेशर बढ़ गया तो सीटी के द्वारा बाहर फेंक देगा। एक्चुअली जिस भी वोल्टेज के लिए सबस्टेशन बना है उस वोल्टेज को सर्ज अरेस्टर अंदर आने देगा। जैसे 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी। बट अगर वोल्टेज अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उस एक्स्ट्रा करंट को सर्ज अरेस्टर जमीन में ग्राउंड कर देगा। एंड एक्चुअली जो सर्ज अरेस्टर होते हैं वो वोल्टेज के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी कि वोल्टेज के अनुसार होते हैं। छोटे छोटे सर्ज अरेस्टर भी होते हैं और बड़े बड़े भी सर्ज अरेस्टर होते हैं। और बड़े बड़े सर्ज अरेस्टर पे ये राउंड रिंग लगा होता है एंड जिसे हम एंटी कोरोना रिंग कहते हैं। एंड आपको पता है कि वोल्टेज ज्यादा होने से कोरोना इफेक्ट जनरेट होता है, इसलिए एंटी कोरोना रिंग लगा देते हैं ताकि वोल्टेज नीचे ना पहुंचे, उसी जगह पर गोल गोल घूमे। सो नाउ यहाँ पर हमने वोल्टेज ट्रांसफार्मर और सर्ज अरेस्टर के थ्रू वोल्टेज को ऑलरेडी कंट्रोल किया है। बट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को कौन कंट्रोल करेगा? एक्चुअली ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये बहुत ही हेवी फ्रीक्वेंसी होती है। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी यानी कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट करती है। एक्चुअली हमारे घरों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 होती है। हमारे घरों को 50 की फ्रीक्वेंसी ही चाहिए होती है। एंड एक्चुअली ये जो फ्रीक्वेंसी है ये 50 से 55 भी हो गई तो भी चलेगा एंड 50 से कम 45 भी हो गई तो भी दिक्कत नहीं। बट अगर आपके घर की फ्रीक्वेंसी 55 से ज्यादा हो गई तो भी उड़ जाएगा और 45 से कम हो गई तो भी उड़ जाएगा। एक्चुअली एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 प्लस माइनस 5 होती है। ये उसका टॉलरेंस है। इतने फ्रीक्वेंसी को ये टॉलरेट कर सकता है, इससे कम और ज्यादा फ्रीक्वेंसी को ये टॉलरेट नहीं कर सकता। सो दैट फ्रीक्वेंसी को बराबर रखने के लिए हम लोग एक एल्यूमिनियम का बॉक्स लगा देते हैं। आपने भी देखा होगा काफी सारे बॉक्स लगे रहते हैं जिसे हम वेव ट्रैप या फिर लाइन ट्रैप के नाम से जानते हैं। एंड एक्चुअली ये जो ट्रैप होते हैं ये फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं। एंड एक्चुअली ये दो तरह की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। एक जो आपकी करंट की फ्रीक्वेंसी को 50 बरकरार रखता है और जो आपके कम्युनिकेशन लाइन की फ्रीक्वेंसी है जो लगभग 80 to 500 किलोहर्ट्ज होती है, इसको ये मेंटेन करता है। एंड एक्चुअली वेव ट्रैप द्वारा आपके दोनों काम चालू है। एक्चुअली इसके द्वारा आपका वोल्टेज करंट भी आ रहा है और ऑप्टिकल फाइबर से आपका सिग्नल भी आ रहा है। तो एक्चुअली ये जो वेव ट्रैप होता है ये फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे वेव ट्रैप के नाम से जानते हैं। सो नाउ फाइनली हमारा करंट बस में घुसेगा। बट मान लीजिए लेफ्ट साइड के बसेस में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो मौत के मुंह में कौन जाएगा? मार देगा करंट। सो दैट इस करंट को डायरेक्टली कट करने के लिए हमारे घर की तरह एक स्विच होना चाहिए कि नहीं? सो दैट करंट जहां से एंट्री करता है मेन गेट पे, वहां पे हम इस तरह का डिस्कनेक्टिंग स्विच लगा देते हैं। एक्चुअली ये जो डिस्कनेक्टिंग स्विच होता है इसके बैक साइड पे अगर हम पैर रखेंगे तो आगे का भाग उड़ जाएगा और पूरा करंट कट जाएगा। तो जानबूझकर करंट को काटने के लिए यहाँ पर हम डिस्कनेक्टिंग स्विच का प्रयोग करते हैं। सो नाउ यहाँ पर हमारा करंट डिस्कनेक्टिंग स्विच के बाद सबस्टेशन के एरिया में अंदर आना चालू करता है। सो नाउ यहाँ पर हमने वोल्टेज ट्रांसफार्मर और सर्ज अरेस्टर द्वारा वोल्टेज को पूरी तरह से कंट्रोल किया है और डिस्कनेक्टिंग स्विच चालू है, यानी कि करंट अंदर घुस गया है। बट क्या हमने करंट को नापा है कि कितने एम्पियर का है? मान लीजिए कि हमको 100 एम्पियर का चाहिए था, आ गया 600 एम्पियर का, तो उड़ा देगा। एक्चुअली जो वोल्टेज होता है वो अलग चाहिए होता है, ये एम्पियर भी तो नापना होता है। तो एम्पियर नापने के लिए क्या हम लोग मीटर का प्रयोग करेंगे? उड़ जाएगा मीटर, इतना छोटा मीटर होता है। तो एक्चुअली करंट को नापने के लिए यहाँ पर हम लोग करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं एंड जिसे हम लोग सिटी कहते हैं। सो नाउ यहाँ पर अंदर की ओर करंट ट्रांसफार्मर को लगाया जाता है। सो नाउ यहाँ पर करंट बस के रास्ते अंदर घुस गया। सो नाउ यहाँ पर हम करंट ट्रांसफार्मर लगा देंगे। एक्चुअली यहाँ पर भी हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार नहीं है, वरना इस करंट को डायरेक्टली किसी के घर में भेज देंगे तो
मर जाएगा। सो नाउ यहाँ पर हम करंट ट्रांसफार्मर द्वारा करंट नापते हैं एंड सर्किट ब्रेकर द्वारा करंट को अंदर भेजते हैं। बट यहाँ पर अगर सर्ज अरेस्टर द्वारा वोल्टमीटर नापने में गलती हो गई या फिर करंट ट्रांसफार्मर द्वारा ज्यादा करंट की जगह कम करंट को नाप लिया गया तो यहाँ पर हम रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए यहाँ पर हम बीच में सर्किट ब्रेकर लगा देते हैं। एक्चुअली ये जो बीच में दिखाई देता है ये सर्किट ब्रेकर है। जैसे कि लेफ्ट साइड से करंट आया और उसको राइट साइड में भेज दिया। एक्चुअली इन इक्विपमेंट से कोई गलती हो गई तो सर्किट ब्रेकर सर्किट को रोक देगा। एंड एक्चुअली ये एमसीबी होता है, यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, छोटा सर्किट ब्रेकर। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा होता है। सो नाउ यहाँ पर हम करंट को ट्रांसफार्मर के पास भेजेंगे। एक्चुअली जो बसेस होते हैं वो काफ़ी सारे लगे होते हैं। सपोज किसी बस में अगर गड़बड़ी आ गई तो ज़्यादा टाइम तक हम करंट को रोक नहीं सकते। इसलिए यहाँ से हम उस तार को छोड़ देंगे और दूसरे तार पे जोड़ देंगे। इसी तरह से हम उन तारों को अलग अलग बसेस पे लगा सकते हैं, तो सब में सेम फंक्शंस होते हैं। सो नाउ यहाँ पर हम करंट को सर्किट ब्रेकर के बाद सीधा ट्रांसफार्मर के पास भेज देते हैं। एक्चुअली ट्रांसफार्मर में भी ट्रांसफार्मर के पहले सर्ज अरेस्टर लगाया जाता है कि अगर किसी इक्विपमेंट से गलती हो गई तो क्या करेंगे। सो सर्ज अरेस्टर एक्स्ट्रा करंट को जमीन में डाल देता है और उसके बाद करंट हाई पोटेंशियल पे आएगा और उसके बाद लो वोल्टेज के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन लाइन द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भेज दिया जाएगा। एक्चुअली हमारे पावर स्टेशन में अल्टरनेटर की मदद से बिजली बनाने के बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को बढ़ाने के बाद जो भी लाइन सबस्टेशन तक आती है उसे ट्रांसमिशन लाइन बोला जाता है। दैट इज हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन होता है और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन होता है, इनको जिस लाइन से कनेक्ट किया जाता है उसे ट्रांसमिशन लाइन बोला जाता है। सो नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के बारे में। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन उस लाइन को बोला जाता है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन से बाहर निकलती है। दैट इज फीडर 1 की लाइन और फीडर 2 की लाइन। एक्चुअली ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस स्टेशन से निकलता है। जैसे कि ये फीडर 1 की लाइन जो दिखाई देती है ये सीधा इंडस्ट्रीज से कनेक्ट होती है और ये जो फीडर 2 की लाइन दिखाई देती है ये सीधा हाउसेस से कनेक्ट होती है, ये सीधा घरों से कनेक्ट होती है और फीडर लाइन को ही डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस बोला जाता है। सो नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं सर्विस लाइन के बारे में। एक्चुअली जो लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से कंज्यूमर को दी जाती है उसे सर्विस लाइन बोला जाता है। सो दैट पावर स्टेशन से सब स्टेशन तक जो भी लाइन आया है उसे ट्रांसमिशन लाइन बोला जाता है। सो नाउ यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ पर अगर आप ट्रांसफार्मर क्या होता है एंड ट्रांसफार्मर के पार्ट्स कितने होते हैं इसके बारे में जानना चाहते हो, देन यहाँ पर आप एंड ऑफ द वीडियो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप हमारा वीडियो देख सकते हो। सो नाउ यहाँ पर हम देखते हैं कि सब स्टेशन के पास जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनके अगल बगल में पत्थर की गिट्टी वगैरह को क्यों बिछा दिया जाता है। एक्चुअली सब स्टेशन के पास जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसके नीचे जो पत्थर लगाए जाते हैं इसके कई कारण होते हैं। एक्चुअली पत्थर लगा देने से वहां पे पेड़ वगैरह नहीं उगते, वरना पेड़ उगने से ट्रांसफार्मर से टच होकर करंट भी आ सकता है। एंड एक्चुअली ट्रांसफार्मर में वहां पे ऑयल को हमेशा डाला जाता है। एंड एक्चुअली ट्रांसफार्मर बहुत बड़े होते हैं, ऑयल नीचे गिरने से फिसलन भी हो सकती है। तो एक्चुअली ये पत्थर ऑयल को नीचे गिरने से फिसलन नहीं होने देती। एंड ऑल्सो ट्रांसफार्मर में जो वाइब्रेशन होता है उस वाइब्रेशन को ये पत्थर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड एक्चुअली ट्रांसफार्मर में जो घनघनाहट की आवाज होती है जिसे हम हमिंग साउंड कहते हैं, उस हमिंग साउंड को ये पत्थर कम कर देते हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सबस्टेशन में हमेशा देखरेख की जरूरत होती है। तो अगर कोई तार नीचे गिर गया तो उस ग्राउंड पे पूरी तरह से करंट उत्पन्न कर सकता है एंड जिसे हम स्टेप पोटेंशियल कहते हैं। एक्चुअली ये पत्थर लगा देने से स्टेप पोटेंशियल नहीं हो पाता।
एंड एक्चुअली पत्थर लगा देने से करंट एक ही जगह पर रुकता है। एक्चुअली पत्थर लगा देने से स्टेप पोटेंशियल आगे नहीं बढ़ पाता। एंड एक्चुअली ट्रांसमिशन लाइन से जो करंट आता है वो सबस्टेशन पे आता है एंड सबस्टेशन पर उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वारा स्टेप डाउन करने के बाद उसके वोल्टेज को घटाकर डिस्ट्रीब्यूट यानी कि वितरण के लिए भेज दिया जाता है। और यहाँ पर अगर आप सबस्टेशन क्या होता है एंड सबस्टेशन की ऑल इक्विपमेंट्स के बारे में जानना चाहते हो देन यहाँ पर आप एंड ऑफ द वीडियो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप हमारा वीडियो देख सकते हो। एक्चुअली इन ट्रांसफार्मर की मदद से यहाँ इन ट्रांसमिशन लाइन द्वारा इस करंट को लिया गया और यहाँ पे इसे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भेज दिए। सो दैट करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पोल लगाने होते हैं। सो एक्चुअली पहले जो पोल लगाए जाते थे वो लकड़ी के वुडन पोल होते थे जो हमेशा सड़ वगैरह जाते थे। फिर उसके बाद उनकी जगह पर खोखले बेलन टाइप ट्यूबुलर पाइप का प्रयोग किया जाता था जो लोहा और एल्यूमिनियम का मिक्स बना हुआ था, बट खोखला होने की वजह से वो भी सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग रेलवे लाइन जिन रेल लाइन को रिजेक्ट कर देती थी उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए यूज करते थे, बट वो भी सक्सेस नहीं हुआ। बट अभी सबसे ज्यादा सक्सेस रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट से बने ये पोल है। एक्चुअली आरसीसी का ये जो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का पोल है ये सबसे ज्यादा सक्सेस है एंड एक्चुअली ये सिंगल में भी रहता है और डबल में भी लगा दिया जाता है। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ज्यादा वोल्टेज की हो तो दो दो पोल एक साथ लगाकर वोल्टेज को भेज दिया जाता है। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम लोग 3 फेज करंट को ले जाने के लिए वी क्रॉस आर्म का प्रयोग करते हैं। एक्चुअली ये जो क्रॉस दिखाई देता है इसे क्रॉस आर्म कहते हैं एंड एक्चुअली एक फेज इसके लेफ्ट साइड से यहाँ से एंड एक फेज इसके राइट साइड से यहाँ से एंड देन टॉप से या ब्रॉकेट द्वारा, तो इसे कहते हैं वी क्रॉस। एंड एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन 11,000 वोल्ट की होती है तो वी क्रॉस छोटा होता है एंड अगर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन 33,000 वोल्ट की होती है तो वी क्रॉस बड़ा होता है क्योंकि हाई वोल्टेज के करंट को दूर पर ले जाना होता है और इसके बीच में दूरी बनाने के लिए स्पेस बनाने के लिए स्पेसर लगा देते हैं। एंड एक्चुअली जब डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस बिछाया जाता है तब पोल्स को जमीन में गाड़ना जहां से स्टार्ट किया जाता है वहां पर जो सबसे पहला पोल होता है उसको स्टे वायर लगाकर मजबूती दी जाती है और उस स्टे वायर को जमीन में डालकर यहाँ पर गाड़ दिया जाता है और उसमें आधा कंक्रीट भर दिया जाता है ताकि जो स्टार्टिंग का पोल है वो बीच के पोल के झुकाव से गिर ना जाए। एंड एक्चुअली ये जो स्टे वायर है इस पे करंट ना आए इसलिए यहाँ पर गे इंसुलेटर लगा दिया जाता है एंड एक्चुअली ये जो गे इंसुलेटर है ये करंट को नीचे नहीं आने देता, वरना करंट नीचे आएगा तो स्टेप पोटेंशियल या फिर टच पोटेंशियल का खतरा हो सकता है। सो दैट यहाँ पर पोल पे स्टे वायर विथ स्टे क्लैंप को पोल के स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में या फिर जहां पे घुमाव होता है ऐसी जगहों पर लगा दिया जाता है। यानी कि सपोज जब भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को घुमाव वाले एरिया से लेके जाना होगा तो पोल्स को हमें इस तरह से गाड़ना होगा, तो इससे घुमाव वाली जगह का ये जो पोल है ये अंदर धंस भी सकता है। तो इसलिए इस पोल को हम लोग स्टे लगाकर मजबूती देते हैं। तो शुरुआत या फिर लास्ट में स्टे लगाते हैं या फिर जहां पर घुमाव होता है वहां पर स्टे लगाते हैं। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि स्टे में करंट ना आए इसलिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो स्टे में करंट ना आए इसलिए हम लोग गे इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। सो नाउ यहाँ पर हम सेक्शन पोल के बारे में जानते हैं। सेक्शन पोल यानी कि जब लाइन बिछाया जाता है तो हर एक 800 या फिर 1000 मीटर के बाद एक सेक्शन पोल लगाया जाता है। एक्चुअली इस सेक्शन पोल में 2 पोल्स होते हैं। इसमें स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज किया जाता है। एक्चुअली इस तरह के पोल्स लगाने से जब लाइन में कई फॉल्ट होता है तो उसे हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं
एंड ऑल्सो ये पोल आंधी या फिर तूफान में सभी पोल्स को टूटने से बचाता है। सो नाउ यहाँ पर हम पूरे टाइप्स के इंसुलेटर्स के बारे में जानकारी लेते हैं। एक्चुअली बिजली विभाग घरों में बिजली के वितरण के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ओपन केबल्स का प्रयोग करते थे, नंगे तारों का प्रयोग करते थे जो एल्यूमिनियम का बना होता था, जिसे लोग टोक फंसाकर बिजली की चोरी कर लेते थे। इसलिए बिजली विभाग ने चोरी को कम करने के लिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिक लॉस को कम करने के लिए एंड ऑल्सो वो जो इलेक्ट्रिक वायर्स थे उनकी लाइट कम थी एंड ऑल्सो वो भीगते थे, इसलिए उनमें जंग लग जाता था। तो ओपन केबल्स को चेंज करके इस काले रंग का वायर लगा दिया, जिसे हम एरियल बंच केबल या फिर एबीसी वायर कहते हैं। तो आजकल लगभग सभी गांवों में एबीसी का काम चालू है। तो एक्चुअली एबीसी वायर इस तरह से लगे रहते हैं। तो एबीसी वायर को इस तरह से क्लैंप द्वारा पोल पे फंसा दिया जाता है। एक्चुअली एबीसी वायर में टोटल 5 वायर्स होते हैं। इसमें 3 वायर्स काफी मोटे होते हैं जो फेज के करंट को ले जाते हैं एंड एक्चुअली जो हमारे घरों में दिए जाते हैं वो फेज के मोटे वायर्स होते हैं और 2 वायर्स पतले होते हैं। इसमें एक पतला वायर स्ट्रीट लाइट के लिए लगा देते हैं जिससे वेपर वगैरह जलता है और एक जो पतला वायर होता है उसे हम लोग न्यूट्रल वायर के लिए जोड़ देते हैं। एक्चुअली हम लोग अर्थिंग, न्यूट्रल और फेज क्या होता है इस पे हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। एक्चुअली जो न्यूट्रल वायर होता है वो एल्यूमिनियम के एलॉय का बना होता है और जो बाकी के 4 वायर्स होते हैं वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं और इसके ऊपर कवर लगा दिया जाता है ताकि ये बारिश से ना भीगे और चोरी भी ना की जाए। सो नाउ यहाँ पर हम इंसुलेटर्स के बारे में जानकारी लेते हैं। एक्चुअली इंसुलेटर यानी कि जो अपने ऊपर से करंट को जाने ही नहीं देता है। एक्चुअली करंट सरकमफरेंशियल होता है यानी कि करंट ऊपर से ही ट्रेवल करता है। सो दैट इंसुलेटर्स चीनी मिट्टी, पॉलीमर्स, पोर्सिलेन और ग्लास के बने होते हैं एंड एक्चुअली इनका बीच का भाग लोहे का होता है बट बाहर के जो ग्लास होते हैं वो मिट्टी और कांच के बने होते हैं, इसलिए करंट को आगे जाने नहीं देते हैं। इंसुलेटर्स जो बिजली के लिए लगाए जाते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, लाइक पॉलीमर्स, ग्लास या फिर पोर्सिलेन के बने होते हैं। पोर्सिलेन यानी कि चीनी मिट्टी के इंसुलेटर्स का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। सो दैट इंसुलेटर्स बनाने के लिए मोस्टली 3 तरह के मटेरियल का यूज होता है, 3 तरह के मटेरियल का प्रयोग होता है। सो नाउ यहाँ पर हम इंसुलेटर्स के प्रकार समझते हैं। सो नाउ सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्क इंसुलेटर के बारे में जानते हैं। एक्चुअली ये जो इंसुलेटर्स दिखाई देते हैं इन्हें डिस्क इंसुलेटर कहा जाता है एंड एक्चुअली डिस्क इंसुलेटर्स कटोरी समान होते हैं एंड एक्चुअली ये 1, 2, 3, 4 या फिर कई टाइप्स के इंसुलेटर्स को मिलाकर बनाया जाता है एंड एक्चुअली इसमें एक डिस्क 11 केवी के करंट के लिए बना होता है, यानी कि एक डिस्क में से हम 11 केवी के करंट को लेके जा सकते हैं एंड एक्चुअली काफी डिस्क को जोड़ देंगे तो आप हाई टेंशन करंट को ले जा सकते हैं। सो नाउ यहाँ पर हम सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर के बारे में जानते हैं। एक्चुअली जब 33 केवी के ऊपर के इलेक्ट्रिक करंट को जब एक सीधी दिशा में लेके जाना होता है तो तब इस तरह के सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को 90 डिग्रीज में लटका के 33 केवी के ऊपर के इलेक्ट्रिक करंट को एक सीधी दिशा में लेके जाते हैं एंड एक्चुअली सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में हर एक डिस्क 11 केवी का होता है एंड एक्चुअली इसका एक डिस्क खराब होने पर पूरा स्ट्रिंग यूजलेस नहीं होता बिकॉज खराब डिस्क रिप्लेस किया जा सकता है। सो नाउ यहाँ पर हम स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर के बारे में जानते हैं। एक्चुअली स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज ज्यादातर काफी ज्यादा वोल्टेज को लेके जाने के लिए घुमा वाले एरिया में, सैग वाले एरिया में, रेलवे लाइन क्रॉसिंग वाले एरिया में किया जाता है
एंड एक्चुअली स्ट्रेन इंसुलेटर्स इस तरह से हॉरिजॉन्टली लटके होते हैं। एंड एक्चुअली स्ट्रेन इंसुलेटर का उपयोग लाइन के स्टार्ट या फिर एंड में भी किया जाता है। एंड ऑल्सो सेक्शन पोल्स और लाइन जहां पर एक से अधिक ब्रांच में बटी होती है, इस तरह के जगह पर भी यूज किया जाता है। एक्चुअली काफी ज्यादा वोल्टेज को लेके जाने के लिए पोस्ट टाइप इंसुलेटर्स का यूज किया जाता है। एंड एक्चुअली पोस्ट टाइप इंसुलेटर्स का ज्यादातर यूज 33 केवी के ओवरहेड लाइन में किया जाता है। एंड एक्चुअली इनमें मटेरियल कुछ भी हो सकता है। एंड एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो इंसुलेटर्स होते हैं वो ज्यादातर छोटे साइज के इंसुलेटर्स होते हैं। सो ये जो इंसुलेटर दिखाई देता है इसे पिन टाइप का इंसुलेटर कहा जाता है। सो दैट इस तरह के इंसुलेटर्स को आपने आपके गांव के पोल्स पे भी देखा होगा। एक्चुअली जो इस तरह के इंसुलेटर्स होते हैं इनके ऊपर बीच में गाढ़ बना होता है जिसमें से तार को लेके जाते हैं और तार को थ्रेड द्वारा बांध दिया जाता है ताकि तार अपनी जगह पे टिके रहे। तो इस तरह के इंसुलेटर को पिन इंसुलेटर कहा जाता है। बट इस तरह के जो इंसुलेटर्स होते हैं इसमें से घुमाव के जगह पर तार फिसल कर नीचे गिर सकता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग शैकल इंसुलेटर्स का यूज करते हैं। एक्चुअली शैकल इंसुलेटर का यूज 440 वोल्ट की लाइन में, 3 फेज लाइन में, 4 वायर सिस्टम में किया जाता है। एंड एक्चुअली शैकल इंसुलेटर में ऊपर पिन नहीं रहता बल्कि इसके बीच में राउंड बना होता है, उस पे तार लपेट कर लेके जाते हैं जिससे तार नीचे गिरने का खतरा नहीं होता। तो इस तरह के इंसुलेटर को घुमाव पे या फिर जहां से पोल स्टार्ट होता है वहां पे लगाया जाता है। सो दैट यह था पूरा लेआउट। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए होगी देन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप चाहिए देन हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आप इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोस को देखना चाहते हो देन ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ऑल इंफॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोस को यूट्यूब पर देख सकते हो। सो दैट इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे और भी ज़्यादा लोगों का फायदा हो सके। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिट दैट बेल आइकॉन ताकि इससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। स्टे ट्यून्ड विथ मी ऑन टेक टकाटक। बाय बाय।